नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल भारत सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश में महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीतारामा राजू के 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोहों का शुभारंभ करेंगे। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार आज विधानसभा में शक्ति परीक्षण का सामना करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज नई दिल्ली में वर्ष 2021 के लिए राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग की घोषणा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में 100वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस समारोह में आज मुख्य अतिथि होंगे। मणिपुर में भूस्खलन की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 42 हुई। राहत और बचाव अभियान जारी। बर्मिंघम के एजबेस्टन में इंग्लैंड के साथ 5वें टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत ने 257 रन की बढ़त बनाई। महिला हॉकी विश्व कप के पूल बी में भारत और इंग्लैंड का मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। और विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। सानिया मिर्जा और क्रोएशिया के माते पाविच की जोड़ी आज शाम मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में खेलेगी। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज अमृत महोत्सव क्विज का 93वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, उस 16 वर्षीय तमिल बालिका का नाम बताएं जिसने दक्षिण अफ्रीका में उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष में अपने प्राण न्यौछावर किए और जिसे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की प्रेरणा कहा था। प्रश्न एक बार फिर सुन लें। उस 16 वर्षीय तमिल बालिका का नाम बताएं जिसने दक्षिण अफ्रीका में उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष में अपने प्राण न्यौछावर किए और जिसे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की प्रेरणा कहा था। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in। ईमेल पता एक बार फिर से सुन लें, अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल भारत सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर वे कई डिजिटल सुविधाओं की शुरुआत करेंगे। इनका उद्देश्य लोगों को प्रौद्योगिकी सुलभ कराकर जीवन यापन को सुगम बनाना और स्टार्टअप तंत्र को मजबूती प्रदान करना है। डिजिटल भारत सप्ताह का विषय है नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। इस अवसर पर प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया भाषिणी का अनावरण करेंगे। श्री मोदी भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों में सफल स्टार्टअप खोजने, समर्थन करने, विकसित करने और सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय गहन प्रौद्योगिकी स्टार्टअप मंच डिजिटल इंडिया जेनेसिस का शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, कोविन टीकाकरण मंच, सरकार के ई मार्केट प्लेस जैसे इंडिया स्टैक ग्लोबल का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नागरिकों को माई स्कीम समर्पित करेंगे। श्री मोदी नागरिकों को मेरी पहचान एक नागरिक लॉगिन के लिए राष्ट्रीय एकल साइन ऑन भी समर्पित करेंगे। श्री मोदी चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम के तहत समर्थित 30 संस्थानों के पहले समूह की भी घोषणा करेंगे। समाचार कक्ष से मनोज। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से आज शाम 4:55 से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा।
प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश के भीमावरम में महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती समारोह का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस अवसर पर सीताराम राजू की 30 फुट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को उचित सम्मान देने के प्रति वचनबद्ध है और देश की जनता को उनके बारे में जागरूक कर रही है। एक रिपोर्ट। 4 जुलाई 1897 में जन्मे अल्लूरी सीताराम राजू को अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष और पूर्वी घाट क्षेत्र में जनजातीय समुदायों की हितों की रक्षा के लिए स्मरण किया जाता है। सरकार ने वर्ष भर चलने वाले आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कई कार्यक्रमों की योजना बनाई है। अल्लूरी सीताराम राजू के जन्म स्थल विजयनगरम जिले में पंडरंगी और चिंतापल्ली पुलिस स्टेशन को पुनर्निर्मित किया जाएगा। इसके साथ ही इस महान स्वतंत्रता सेनानी के जीवन से जुड़े भित्ति चित्रों को भी दर्शाया जाएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सीताराम राजू के जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। समाचार कक्ष से दीपेंद्र कुमार। आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र आज दिन में 11 बजे FM गोल्ड चैनल से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को काम करने और विकास की राजनीति पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया है। उन्होंने तुष्टीकरण, संप्रदायवाद और वंशवाद की राजनीति समाप्त करने को भी कहा है। श्री मोदी ने भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कल सर्वसम्मति से पारित राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान ये बात कही। राजनीतिक प्रस्ताव गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया और कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई तथा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने इसका समर्थन किया। श्री शर्मा ने बताया कि बैठक में इस प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई और इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हैदराबाद में भाजपा की विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कार्यों से तेलंगाना की लाखों माताओं, बहनों और बेटियों को सम्मान का जीवन मिला है। स्वच्छ भारत अभियान से तेलंगाना की लाखों गरीब माताओं, बहनों, बेटियों को सम्मान का जीवन मिला। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से तेलंगाना की लाखों गरीब बहनों को धुएं से मुक्ति मिली है। मातृत्व के समय पोषण से लेकर टीकाकरण तक की सुविधाओं को हमने तेलंगाना के गांव-गांव तक पहुंचाया है, हर लाभार्थी तक पहुंचाया है। इसी का परिणाम है कि आज बहनों बेटियों का स्वास्थ्य भी सुधर रहा है और उनके जीवन पर संकट भी कम हुआ है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार आज विधानसभा में शक्ति परीक्षण का सामना करेगी। 288 सदस्यीय विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र कल शुरू हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। महाराष्ट्र में स्थापित हुए एकनाथ शिंदे सरकार के लिए आज का दिन काफी अहम है। शिंदे सरकार आज विश्वास दर्शक परीक्षण का सामना करेगी। हालांकि कल ही शिंदे सरकार ने विश्वास मत हासिल करने की दृष्टि से अहम माने जाने वाले विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था, जिसके कारण भाजपा के राहुल नार्वेकर 164 के भारी मताधिक्य से चुने गए। महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार राजन साल्वी केवल 107 मत हासिल कर पाए। इससे एकनाथ शिंदे गुट और भाजपा के पास विश्वास मत के लिए आवश्यक संख्या होने की पुष्टि हुई। वहीं दूसरी ओर कल विधानमंडल सचिवालय ने एकनाथ शिंदे को शिवसेना के विधिमंडल गुट के नेता के रूप में और पार्टी के चीफ व्हिप के रूप में भरत गोगावले की नियुक्ति को मान्यता दी है और शिवसेना के अजय चौधरी की विधिमंडल गुट के नेता के रूप में नियुक्ति और चीफ व्हिप के रूप में सुनील प्रभु की नियुक्ति खारिज की है, जिसके कारण एकनाथ शिंदे का बहुमत हासिल करने का मार्ग और आसान हो गया है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कल भारी संख्या में बहुमत के साथ विश्वास मत हासिल करने का विश्वास जताया था। आज इस विशेष सत्र का आखिरी दिन है और विश्वास मत प्रक्रिया होने के साथ इसका समापन होगा। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। इधर दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। सदन की कार्यवाही 11 बजे से शुरू होगी। सूत्रों के अनुसार मानसून सत्र में विधायकों के वेतन पर चर्चा होगी और वेतन में बढ़ोतरी के संबंध में विधेयक भी पेश किया जा सकता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज नई दिल्ली में वर्ष 2021 के लिए राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग की घोषणा करेंगे। आंतरिक व्यापार और उद्योग संवर्धन विभाग ने राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग के तीसरे चरण का संचालन किया है।
इसका उद्देश्य देश की प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद की अवधारणा को बढ़ावा देना है। कुल 24 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों ने इस चरण में भाग लिया। वर्ष 2016 में केवल 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने स्टार्टअप नीति बनाई थी, लेकिन अब 30 से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्टार्टअप नीति की घोषणा कर चुके हैं। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में 100वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस समारोह में आज मुख्य अतिथि होंगे। राष्ट्र के निर्माण में आत्मनिर्भर भारत के महत्व को देखते हुए सहकारिता मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता संघ ने आत्मनिर्भर भारत और बेहतर विश्व के निर्माण में सहकारिता की भूमिका विषय पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। भारत का सहकारिता आंदोलन विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन है। फिलहाल भारत में 8,50,000 से अधिक सहकारी समितियां हैं। इनसे देश के 90% गांव जुड़े हुए हैं। इन सहकारी समितियों की ग्रामीण और नगरीय दोनों ही क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक विकास लाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल भारत सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश में महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह का शुभारंभ करेंगे। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार आज विधानसभा में शक्ति परीक्षण का सामना करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज नई दिल्ली में वर्ष 2021 के लिए राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग की घोषणा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में 100वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस समारोह में आज मुख्य अतिथि होंगे। मणिपुर में भूस्खलन की घटना में मरने वालों की संख्या 42 हुई। राहत और बचाव अभियान जारी। बर्मिंघम के एजबेस्टन में इंग्लैंड के साथ 5वें टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत ने 257 रन की बढ़त बनाई। महिला हॉकी विश्व कप के पूल बी में कल भारत और इंग्लैंड का मैच 1-1 से बराबरी पर रहा और विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। सानिया मिर्जा और क्रोएशिया के माते पाविच की जोड़ी आज शाम मिक्स्ड डबल्स के क्वार्टर फाइनल में खेलेगी। मणिपुर के नोनी जिले में भूस्खलन की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 42 हो गई है। कल 2 साल के बच्चे सहित 8 और शव मलबे से निकाले गए। इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने दुर्घटना स्थल का दौरा कर राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। डॉक्टर सुभाष सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार इस दुर्घटना पर गंभीरता से नजर रख रही है और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। उन्होंने सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह सहित कई अन्य मंत्रियों ने स्थल का दौरा किया। इस बीच मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कल इम्फाल में असम राइफल्स सैन्य अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि भी प्रदान की। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग कल से नई दिल्ली में खाद्य और पोषण सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। सम्मेलन का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विभिन्न योजनाओं का प्रचार और पोषण सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 1 दिवसीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन के दौरान खाद्य सुरक्षा, खाद्य पदार्थ और फसल विविधीकरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और भंडारण क्षेत्र में सुधार पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार आज अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अवसर पर संवाददाता सम्मेलन में सरकार की 100 दिन की उपलब्धियों से लोगों को अवगत कराएंगे। विभिन्न विभागों के मंत्री भी राज्य सरकार की उपलब्धियों की जानकारी लोगों को देंगे। राज्य सरकार 100 दिन की उपलब्धियों के साथ ही अगले 6 महीने के लिए निर्धारित लक्ष्यों की भी जानकारी देगी। सभी विभागों के मंत्रियों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। योगी सरकार ने 25 मार्च को दूसरी बार शपथ ली थी, जो आज दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर रही है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन के एक बड़े शॉपिंग मॉल में हथियारबंद हमलावर ने 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना में कई घायल हो गए, जिनमें से 3 की स्थिति गंभीर है।
पुलिस ने 22 वर्ष के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रमुख सोरेन थोमासेन ने कहा कि हमले के पीछे क्या उद्देश्य था, ये स्पष्ट नहीं है। हालांकि उन्होंने इस घटना के पीछे आतंकवादी षड्यंत्र के शक को खारिज नहीं किया है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन ने कहा कि ये बर्बर हमला है। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे लोगों को एकजुट रहने और कठिन समय में एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। बांग्लादेश सरकार ने वैश्विक आर्थिक स्थिति को देखते हुए देश में खर्च घटाने के लिए सख्ती बढ़ा दी है। वित्त विभाग के परिपत्र के अनुसार सभी सरकारी, अर्ध सरकारी, स्वायत्त, वैधानिक, राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा जहाज और विमान सहित वाहनों की खरीद पर रोक लगा दी गई है। चालू वित्त वर्ष के लिए परिचालन और विकास बजट पर व्यय घटाने या बंद करने के लिए कई अन्य कड़े उपायों की भी घोषणा की गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पर स्पॉटलाइट कार्यक्रम में IRCTC की मुख्य प्रबंध निदेशक रजनी हसीजा से विशेष भेंट प्रसारित करेगा। आकाशवाणी से विशेष भेंट में IRCTC की मुख्य प्रबंध निदेशक रजनी हसीजा ने बताया कि घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 21 जून 2022 से भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी का शुभारंभ किया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की पर्यटक रेलगाड़ी से दो देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को भी आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। शाम को जहाँ हमें मौका मिला है वहाँ हमने कल्चरल प्रोग्राम्स का भी अरेंजमेंट बीच बीच में किया है। हमने उनके एंटरटेनमेंट का ऑफ बोर्ड भी प्रबंध किया है और ऑन बोर्ड भी प्रबंध किया है कि अगर वो चाहें आके गाड़ी में एक स्थान बनाया गया है, पूजा कर सकते हैं, क्योंकि ये थीम बेस्ड सर्किट है, तो इसमें थीम के हिसाब से हमने वैसा ही कल्चर अंदर क्रिएट किया है। टूरिज्म जो है वो एक्सपीरियंस है और आई थिंक हमारे को वो एक्सपीरियंस दिलाने में हम दोनों सरकारों का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने यात्रियों को ये एक्सपीरियंस अनुभव करने का मौका दिया। ये अपने आप में एक अनूठा प्रयास था और हमें लगता है कि कुछ हद तक हम गेस्ट की अपेक्षाओं पर पूरा उतरे हैं। ये विशेष साक्षात्कार FM गोल्ड और अन्य अतिरिक्त केंद्रों पर रात 9:30 से सुना जा सकेगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध होगा। सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए विभिन्न पक्षों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसके लिए ऑनलाइन जन परामर्श शुरू किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि सर्वेक्षण के जरिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार करने के बारे में उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र की जाएगी। 23 भाषाओं में कराए जा रहे इस सर्वेक्षण में हिस्सा लेने के लिए विद्यार्थियों, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, अभिभावकों, शिक्षाविदों, गैर सरकारी संगठन और जनप्रतिनिधियों सहित सभी पक्षों को आमंत्रित किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में शामिल है। आकाशवाणी से हम रोजाना प्रस्तुत कर रहे हैं इस संघर्ष की झलक। शरणागत तुमी स्वागत एशो एशो हे महामानव। आज की कड़ी में हम आध्यात्मिक और राष्ट्रवादी चिंतक स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका देहांत 4 जुलाई 1902 को हुआ था। भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति के बारे में उनके व्यापक ज्ञान के साथ साथ उनकी गहरी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और मनुष्य के बारे में व्यापक सहानुभूति ने विवेकानंद को अपने संपर्क में आए पूरे विश्व के मनुष्यों को प्रभावित करने की शक्ति प्रदान की। 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने भारत और इसकी सांस्कृतिक धरोहर का प्रतिनिधित्व किया। I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true
I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. As the different streams, having their sources in different places, all mingle their water in the sea, so, O Lord, the different paths which men take through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to Thee. भारत की आध्यात्मिक संस्कृति, विशेष रूप से वेदांत दर्शन की व्याख्या के मिशन के माध्यम से स्वामी विवेकानंद ने भारत की राष्ट्रीय चेतना को प्रेरित किया। उन्होंने वेदांत दर्शन की तर्कयुक्त और मानवीय शिक्षा के माध्यम से धार्मिक चेतना को समृद्ध किया। उनका मिशन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों के लिए था। तुमी साधन, तुमी पूजन, तुमी भक्ति कुसुम चंदन। मानवता प्रेमी स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 39 वर्ष के संक्षिप्त जीवन काल में स्वामी विवेकानंद ने 4 शास्त्रीय ग्रंथों की रचना की। ये हैं ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग। आकाशवाणी की ओर से महान देशभक्त संत स्वामी विवेकानंद को हमारा शत शत नमन। आज हम गांधीवादी स्वाधीनता सेनानी पिंगली वेंकैया को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 4 जुलाई 1963 को हुआ था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज उनके डिजाइन पर आधारित है। पिंगली ने सबसे पहले 1921 में उसे महात्मा गांधी के समक्ष प्रस्तुत किया था। पिंगली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हुआ था। वे अफ्रीका में आंग्ल बोयर युद्ध के दौरान दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश सेना में थे। वहां पहली बार महात्मा गांधी से उनकी मुलाकात हुई। उस समय पिंगली मात्र 19 वर्ष के थे। पिंगली एक बार फिर विजयवाड़ा में गांधी जी से मिले और उन्हें ध्वज के विविध डिजाइन के साथ अपना प्रकाशन दिखाया। राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकता अनुभव करते हुए गांधी जी ने पिंगली से नया ध्वज बनाने को कहा। उन्होंने नया ध्वज 1921 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया। आरंभ में वेंकैया ने लाल और हरे रंग ही उपयोग किए, लेकिन बाद में केसरिया रंग और बीच में चरखा तथा सफेद रंग का उपयोग किया गया। इस ध्वज को 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में आधिकारिक रूप से अपनाया गया। भारत सरकार ने उनके स्मृति में 2009 में डाक टिकट जारी किया। 2015 में आकाशवाणी के विजयवाड़ा केंद्र का नाम पिंगली वेंकैया कर दिया गया। इस महान राष्ट्रवादी पिंगली वेंकैया को हमारा शत शत नमन। जननी जन्मभूमि आज हम स्वतंत्रता सेनानी हेमंत कुमार नायक का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका निधन 4 जुलाई 1932 को हुआ था। बंगाल के मेदिनीपुर के निवासी हेमंत 4 जुलाई 1932 को अखिल भारतीय कैदी दिवस मनाने के लिए अपने गृह नगर में आयोजित जनसभा में शामिल हुए। अधिकारियों की अनुमति के बावजूद पुलिस ने बलपूर्वक जनसभा को अवैध घोषित कर दिया और उसे तितर बितर करने का प्रयास किया। जब लोगों ने तितर बितर होने से मना कर दिया तो पुलिस ने गोलीबारी शुरू कर दी। वहां शहीद होने वालों में हेमंत कुमार नायक भी शामिल थे। इस वीर बलिदानी हेमंत कुमार नायक को हमारा शत शत नमन। इसके साथ ही ये कड़ी अब यहीं संपन्न होती है। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। और अब खेल समाचार।
बर्मिंघम के एजबेस्टन में इंग्लैंड के साथ 5वें क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन कल भारत ने 257 रन की बढ़त बना ली। कल खेल खत्म होने तक चेतेश्वर पुजारा 50 और ऋषभ पंत 30 रन बनाकर क्रीज पर थे। इससे पहले इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 284 रन पर सिमट गई। मोहम्मद सिराज ने 4 और जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए। पहली पारी के आधार पर भारत को 132 रन की बढ़त मिली। इंग्लैंड की ओर से जॉनी बेयरस्टो ने 106 रन बनाए। अब बात हॉकी की। महिला हॉकी विश्व कप के पूल बी में कल भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला 1-1 से बराबरी पर रहा। नीदरलैंड्स में एम्स्टेलवीन में कल हुए मुकाबले में पीटर इसाबेल ने 8वें मिनट में गोल कर इंग्लैंड को बढ़त दिलाई। भारत ने कई मौके गंवाए, लेकिन दूसरे क्वार्टर में वंदना कटारिया ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर मैच 1-1 से बराबरी पर ला दिया। इससे पहले पूल बी में ही चीन और न्यूजीलैंड का मैच भी 2-2 से बराबरी पर छूटा। भारत का अगला मुकाबला मंगलवार को भारतीय समयानुसार रात 8 बजे चीन से होगा। और टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। लंदन के ऑल इंग्लैंड क्लब में जोकोविच ने नीदरलैंड्स के टिम वैन हेथोव को हराया। क्वार्टर फाइनल में अब उनका सामना इटली के यानिक जिनर से होगा। जिनर ने स्पेन के कार्लोस अल्कराज को हराया। बेल्जियम के डेविड गोफोन ने अमेरिका के फ्रांसिस तियाफो को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अब गोफोन का सामना ब्रिटेन के कैमरन नूरी से होगा। महिला सिंगल्स में शुमाओ वक, ऑन्स जेबूर, मैरी बोल्सकोवा, जूली नेमियर और तलियाना मारिया क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी हैं। मिक्स्ड डबल्स के क्वार्टर फाइनल में आज भारत की सानिया मिर्जा और क्रोएशिया के माते पाविच की जोड़ी का सामना ऑस्ट्रेलिया के जॉन पियर्स और कनाडा की गैब्रियाला द्राबोवस्की की जोड़ी से होगा। इस जोड़ी को प्री क्वार्टर फाइनल में इवान डोडिंग और लतीशा चौन से वॉकओवर मिला। स्पोर्ट्स डेस्क। रवि, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, हैदराबाद में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री का संबोधन अखबारों की बड़ी खबर है। जनसत्ता की सुर्खी है, अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं राजनीतिक दलों से लेना होगा सबक। हिंदुस्तान लिखता है, भाजपा समाज के सभी वर्गों से जुड़ने के लिए स्नेह यात्रा का नया अभियान चलाएगी। लोकसत्व ने प्रधानमंत्री के संबोधन को सुर्खी दी है, तुष्टीकरण नहीं तृप्तिकरण के लिए काम करे भाजपा। हैदराबाद में संकल्प सभा पर हरिभूमि की टिप्पणी है, भाग्यनगर से खुलेगा भाजपा का भाग्य। यहीं सरदार पटेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का दिया था नारा। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में आतंकियों के पकड़े जाने पर अमर उजाला का कहना है, घाटी में बदलाव की बयार, ग्रामीणों ने ही हथियारबंद आतंकियों को पकड़ा, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। हिंदुस्तान का कहना है, आतंकी बनने वाले 64% युवा 1 साल के भीतर मारे गए। मजबूत खुफिया नेटवर्क की सहायता से सुरक्षा बलों ने इस साल के पहले 5 महीनों में आतंकरोधी अभियानों को किया तेज। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। उस 16 वर्षीय तमिल बालिका का नाम बताएं जिसने दक्षिण अफ्रीका में उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष में अपने प्राण न्यौछावर किए। महात्मा गांधी ने इस बालिका को सत्याग्रह की प्रेरणा कहा था। आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल भारत सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश में महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीतारामा राजू की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोहों का शुभारंभ करेंगे। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार आज विधानसभा में शक्ति परीक्षण का सामना करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज नई दिल्ली में वर्ष 2021 के लिए राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग की घोषणा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में 100वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस समारोह में आज मुख्य अतिथि होंगे। मणिपुर में भूस्खलन की घटना में मरने वालों की संख्या 42 हुई। राहत और बचाव अभियान जारी। बर्मिंघम में एजबेस्टन में इंग्लैंड के साथ 5वें टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत ने 257 रन की बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।